welcome to the Abhyas Academy of Science Nagpur. In previous video we have discussed about the interconversion of some carbohydrate, where we have discussed conversion of D-arabinose into D-glucose, conversion of D-glucose into D-arabinose, conversion of glucose into fructose, and conversion of fructose into glucose. Now we have to move towards the next topic, which is generally asked for 2.5 mark, and that is epimerization. So first of all we have to अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इपीमर्स कि इपीमर्स क्या होते हैं सर. सो इपीमर्स आर दोज डाइस्टेरियोआइसोमर्स. डाइस्टेरियोआइसोमर्स का मतलब होता है जैसे कि सर ऑप्टिकल आइसोमर्स देखते हैं हम लोग. ऑप्टिकल आइसोमर्स में एक कैटेगरी आती है इनांशियोमर्स, जिनमें डेक्स्ट्रो और लियो होते हैं जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, और दूसरे जो ऑप्टिकल आइसोमर्स रहते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट तो करते हैं लेकिन एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं रहते. सो ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं रहते, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम डाइस्टेरियो आइसोमर्स कहते हैं. सो डाइस्टेरियो आइसोमर्स ऐसे डाइस्टेरियो आइसोमर्स जिनमें कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, ढेर सारे असिमेट्रिक कार्बन एटम में से कोई एक असिमेट्रिक कार्बन एटम का ही कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अल्डोजेस की बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है CH2OH, CHOH, CHOH, COHH, CHOH, और ये रहा हमारा आखिरी में C डबल बॉन्ड OH. सर ये हमारा ग्लूकोज हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर. सर असिमेट्रिक कार्बन एटम कितने हैं? सर ये जो कार्बन है ये 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है. असिमेट्रिक कार्बन एटम, असिमेट्रिक कार्बन एटम, असिमेट्रिक कार्बन एटम, ये भी असिमेट्रिक कार्बन एटम. सो ग्लूकोज कंटेन 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम, और 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम रहने की वजह से वो एग्जिस्ट करता है 2 to the power 4 मतलब 16 आइसोमर्स में. अब यहां पर अगर बात करते हैं 16 में से मैं कुछ आइसोमर्स की अगर बात करता हूं तो असिमेट्रिक कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम है. तो इन 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम में से यदि मैं सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूं, सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन यदि चेंज कर दूं फर्स्ट सेकेंड, सो वी विल गेट सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH. OH राइट हैंड साइड में था, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, सर इन्वर्ट कर दो, सो OHH. बाकी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आपको समान रखना है. सो ये हो गया सर हमारे पास में HOH, यहाँ पर OHH, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद में हम लोग बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं और आखिरी में CH2OH. सर ये था डी ग्लूकोज, और 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम में से आपने कोई भी एक कार्बन का आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए, तो सर ये जो कंपाउंड बनता है ये डी-मैनोज है, ये डी-मैनोज कहलाएगा. तो ये दोनों एक दूसरे के तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस दिख नहीं रहे. आप इसको उठाकर इसके ऊपर फिट करने की कोशिश करोगे तो H के ऊपर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा. मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं है, मतलब ये भी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है, ये भी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है, मतलब ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, लेकिन दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मतलब दोनों एक दूसरे के डाइस्टेरियो आइसोमर्स कहलाएंगे. वैसे यदि सर आप चौथे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन मतलब 1 2 3 4 चौथे कार्बन का यदि आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो तो देखो आपको स्ट्रक्चर मिलता है C डबल बॉन्ड OH C. अब कोई भी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज करने की परमिशन नहीं, आपको सिर्फ इन सभी में से कोई भी एक ही कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की परमिशन है. तो ये बन गया सर हमारे पास डी गैलेक्टोज. और इसी तरीके से मैंने सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, मैंने फोर्थ कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, मैं थर्ड कार्बन का भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकता हूँ, मैं फिफ्थ कार्बन का भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ. सो ढेर सारे असिमेट्रिक कार्बन एटम जो है उनमें से कोई भी एक असिमेट्रिक कार्बन एटम का जब आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे
तो मिलने वाले कंपाउंड की जोड़ी को, मिलने वाले डाइस्टेरियोआइसोमर्स को एक दूसरे के इपीमर्स कहा जाता है। और स्पेशली यहाँ पर जो हम लोगों को इपीमर्स पढ़ना है, तो ये इपीमर्स पढ़ना है C2 कार्बन वाले, मतलब सेकेंड कार्बन पर जो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, ऐसे इपीमर्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पर बात करनी है। सो इपीमर्स आर द डाइस्टेरियोआइसोमर्स which have configuration different at only one asymmetric carbon out of so many asymmetric carbon atom. So these are called as epimers. So ये एक दूसरे के epimers कहला सकते हैं, ये दो एक दूसरे के epimers कहलाए जा सकते हैं, ये दो एक दूसरे के epimers कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि एक ही कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आप लोगों को दिखता है। तो इस तरीके से मैं इपीमर्स की डेफिनेशन बनाया। अब इपीमर्स में हम लोगों को देखना है ऐसे इपीमर्स जो एक दूसरे के C2 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, और यदि आप एक इपीमर को दूसरे इपीमर में कन्वर्ट करते हो, जैसे डी ग्लूकोज का कन्वर्शन डी मैनोज में, या फिर डी ग्लूकोज का कन्वर्शन डी गैलेक्टोज में, या फिर डी मैनोज का कन्वर्शन डी ग्लूकोज में, सो एक इपीमर को दूसरे इपीमर में कन्वर्ट करना, इसे कहा जाता है इपीमराइजेशन प्रोसेस। सो इपीमराइजेशन प्रोसेस का मतलब समझे। अब मुझे एक इपीमराइजेशन यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, और जहाँ पर मुझे आई हैव टू कन्वर्ट डी ग्लूकोज इनटू डी मैनोज। सो डी ग्लूकोज का कन्वर्शन मुझे डी मैनोज में करना है। एनोमर्स भी एक टाइप के इपीमर्स ही है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज रहता है हेमीएसिटल कार्बन का। हेमीएसिटल कार्बन का मतलब सर, जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन, जब इसको आप साइक्लिक बनाओगे तो H यहाँ से चले जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा OH, तो अब बन जाएगा ये OH, और H को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ। और अब ये दो, मतलब पहला और पांचवा कार्बन एक दूसरे के साथ में लिंक हो जाएगा विथ द ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बन है जो हेमीएसिटल एसिटल बनाने में जो इन्वॉल्व होता है, उस कार्बन को हम कहेंगे एनोमेरिक कार्बन। और सिर्फ एनोमेरिक कार्बन का यदि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट करते हो, जैसे ये डी ग्लूकोज है, सर ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, और अभी आप सिर्फ यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सिर्फ पहले कार्बन का यदि कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर, अब असिमेट्रिक कार्बन एटम कितने बन गए यहाँ पर, 1 2 3 और ये 4। सर ये भी असिमेट्रिक कार्बन एटम है, 5 असिमेट्रिक कार्बन एटम। तो सर अब इन इतने सारे असिमेट्रिक कार्बन एटम में से सिर्फ आपको परमिशन है एक ही कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की। मतलब सर हम पहले कार्बन का यदि कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, ऐसा आप लोग करोगे, OH लेफ्ट हैंड साइड में, H राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो सर ऐसे इपीमर्स जिनमें सिर्फ हेमीएसिटल या एसिटल वाला कार्बन जो इन्वॉल्व है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, सो ऐसे इपीमर्स को हम लोग एनोमर्स भी कह सकते हैं। नाउ इपीमराइजेशन प्रोसेस में मुझे डी ग्लूकोज का कन्वर्शन करना है डी मैनोज में। सो देखो अभी डी ग्लूकोज का डी मैनोज में कन्वर्शन हम लोग कैसे करते हैं। सर इसके पहले भी ऐसे रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, बस वो रिएक्शन को मुझे एक जगह पर गैदर्ड करना है। सो अब हम लोग देख रहे हैं इपीमराइजेशन रिएक्शन कैसे होती है। मतलब इपीमराइजेशन में ही वी हैव टू कन्वर्ट डी ग्लूकोज इनटू डी मैनोज। सो डी ग्लूकोज और डी मैनोज में कन्वर्शन करना है। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर मैं सबसे पहले ग्लूकोज लूँगा ओपन चेन CH2OH कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा मुझे CHOH, वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में OH यहाँ H, वैसे ही CHOH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। सर ये रहा मेरा ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। अब इसको आप लोग अल्फा बीटा नहीं कह सकते, अल्फा बीटा का जो कंसेप्ट आता है और रिंग स्ट्रक्चर जब बनेगा तब की बात करते हैं हम लोग। तो ये डी ग्लूकोज है।
तो ये डी ग्लूकोज से आपको क्या तैयार करना है, तो यहां पर मैं आपका डेस्टिनेशन लिख देता हूं कि कहां तक पहुंचना है। सो डी ग्लूकोज का कन्वर्शन करना है मुझे डी मैनोज में, और डी मैनोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल डी ग्लूकोज की तरह ही है, सिर्फ आपको सेकेंड नंबर के कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। तो ये देखो अभी ध्यान से, CH और यहां पर C डबल बॉन्ड OH, ये था आपका ग्लूकोज। सेकेंड नंबर के कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, जो OH राइट हैंड साइड में था अब OH लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, H लेफ्ट हैंड साइड में था उसको राइट हैंड साइड में लिखोगे। सर यहां से पहुंचना है वहां तक। तो what we have to perform, sir we have to only change the configuration of second carbon, और सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले, आई डोंट वांट टू गो टुवर्ड्स द मैकेनिज्म कि हाउ डज द एक्चुअल रिएक्शन टेक्स प्लेस। मैकेनिज्म में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है कि कौन से रिएजेंट यहाँ पर यूज करेंगे और क्या होगा और रिएजेंट यूज करने के बाद। तो सबसे पहले तो मैं इसकी रिएक्शन करूंगा ब्रोमीन वाटर के साथ, और ब्रोमीन वाटर होता है दोस्तों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी रिएक्शन हम प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हैं, जहां पर आपको ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहने की वजह से ये ब्रोमीन वाटर ऑक्सीजन जो नेसेंट जनरेट करेगा, वो कैसे जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा, हम लोग प्रीवियस वीडियोज में बात कर चुके हैं। अब ब्रोमीन वाटर जो ऑक्सीजन जनरेट करेगा, ये अल्डिहाइडिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा, और अल्डिहाइडिक ग्रुप अब बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइडिक ग्रुप। बाकी का कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज CHOH COHH CHOH CHOH और यहाँ पर CH2OH। तो ये बन गया सर ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बन गया है। उसके बाद में हम लोग इस ग्लूकोनिक एसिड को पायरिडीन के साथ में हीट करते हैं, और पायरिडीन को यूज किया जाता है सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए। सो अब ये पायरिडीन सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता है, और अब आपको मिलता है C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6। सो बाकी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज लिखेंगे हम लोग। तो ये जो आपके पास में जो कंपाउंड मिल रहा है दोस्तों, ये कंपाउंड कोई और नहीं, तो ये बन गया है आपके पास मैनोनिक एसिड। मैनोनिक एसिड जैसे डी ग्लूकोज से डी मैनोस, सो ग्लूकोनिक एसिड से मैनोनिक एसिड। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिलता है, मतलब मैनोनिक एसिड भी मिलता है और ग्लूकोनिक एसिड भी मिलता है। और क्योंकि ये डायस्टेरियो आइसोमर्स है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, सो इजीली वी कैन सेपरेट द ग्लूकोनिक एसिड एंड मैनोनिक एसिड। मेरा भी काम किसका है, सिर्फ मैनोनिक एसिड का काम है मुझे। अब मैनोनिक एसिड को मैं फिर से हीट करता हूँ, और उस प्रोसेस को कहा जाता है लैक्टोनाइजेशन। लैक्टोनाइजेशन मतलब लैक्टोन तैयार करने की प्रोसेस, और ये भी रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पर टर्मिनल कार्बोक्सिलिक का OH और चौथे कार्बन का OH का H ये बाहर निकल जाता है, मतलब H2O बाहर निकल जाएगा, और H2O बाहर निकलने के बाद अब आपके पास में जो कंपाउंड मिलेगा C डबल बॉन्ड O COHH COHH, वैसे ही CHO, अब तो निकल गया वहां से हाइड्रोजन, CHOH CH2OH। ठीक है। अब सर ये जो पहला कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ में ये साइक्लिक ईस्टर बन गया, जिसको लैक्टोन कहा जाता है, और अल्फा बीटा गामा कुछ कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा, बीटा गामा, गामा कार्बन का ऑक्सीजन इन्वॉल्व है वहां पर, सो इसलिए हम लोग कहते हैं गामा लैक्टोन। और इस गामा लैक्टोन से अभी आप लोगों को क्या करना है, तो मैनोज तैयार करना है। ध्यान से देखो, आपको अभी रिंग तोड़ना है, रिंग तोड़ के इसको देना है एक H, ताकि ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और ये चौथे कार्बन पर क्या चाहिए, OH चाहिए, तो सर ये H आ जाएगा, O के पास में OH बन जाएगा। तो सर ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो आप कर रहे हो, इसके लिए आपको सोडियम अमलगम और वाटर ऐसा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जो रिडक्शन करेगा, हाइड्रोजन जनरेट करेगा। रिएक्शन पढ़ चुके हम लोग इसके पहले भी ये, और
रिंग तोड़कर आपको मिलता है डी मैनोज। सो इन दिस वे आप लोग अलग अलग स्टेप में लिख सकते हो या एक साथ ऐसे लिख सकते हो। अब रिएक्शन की थ्योरी लिखनी है कि डी ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर इट गिव्स ग्लूकोनिक एसिड विच ऑन हीटिंग विद पायरिडीन एट अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस इट गिव्स अ इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ मैनोनिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड आउट ऑफ विच वी हैव टू सेपरेट मैनोनिक एसिड फ्रॉम इट। नाउ दिस मैनोनिक एसिड ऑन लैक्टोनाइजेशन ऑन हीटिंग undergoes lactonization and form gamma lactone, and now these gamma lactone on reduction with sodium amalgam and water it gives a required product and that is called as D-mannose। so एग्जाम में आपको क्वेश्चन रहेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एपिमराइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2.5 मार्क के लिए आप लोगों को एग्जाम में रहता है। तो ये हो गया सर एपिमराइजेशन के बारे में। नाउ आई हैव टू मूव टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिटी कहूंगा। सो ये लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट एंड रिंग साइज डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज का जो रिंग साइज है, अब हम लोगों ने ग्लूकोज का कितना मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, 6 मेंबर्ड। तो क्यों सर 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है क्या? तो उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में आपको दिया है, अगर आप उस प्रीवियस वीडियो को देखते हो तो, कि 5 मेंबर्ड ही क्यों, 6 मेंबर्ड क्यों बनता है, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग ही क्यों बनती है, 5 मेंबर्ड रिंग क्यों नहीं बनती, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दिया। लेकिन मुझे आपको अभी एविडेंसेस देने हैं, प्रूफ्स देने हैं कि सही में 6 मेंबर्ड ही रिंग बनेगी क्या। सो सर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट एंड दैट इज रिंग साइज डिटर्मिनेशन, रिंग साइज डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज। सो ग्लूकोज का रिंग साइज डिटर्मिनेशन हम लोगों को देखना है। सर ग्लूकोज तो ये एक अल्डोहेक्सोज है जिसके 16 आइसोमर्स पॉसिबल है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि ग्लूकोज ये एक अल्डोहेक्सोज है जिसके 16 आइसोमर्स प्रेजेंट है। 8 इपीमर्स हम लोगों ने बताए थे आप लोगों को कि कौन से 8 इपीमर्स है, जैसे अभी बताया ना, एक डी ग्लूकोज है, सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे तो मैनोज मिल रहा है, फोर्थ कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे तो गैलेक्टोज मिल रहा है, और इसी तरीके से आपको 8 इपीमर्स मिलते हैं ग्लूकोज के, और उनके अगर आप लोग इनांशियोमर्स ड्रॉ करोगे तो 8 × 8 + 8 मतलब हो जाएंगे 16 आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। सो उनमें से अब सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में स्टडी शुरू जो किया था वो फिशर नाम के साइंटिस्ट ने शुरू किया था 1888 में। सर 1888 में सबसे पहले फिशर नाम के साइंटिस्ट ने इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने की कोशिश किया था। सो फिशर के पास में उस समय इन 1888 सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन थी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। उसके बाद उसने क्या किया, तो उसने फिर से उसके ऊपर स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद उसने पाया कि उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ग्लूकोज का CH2OH, CHOH, 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 CHOH और उसके बाद में C+OH, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर उसने बताया विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन उसके बाद में उसने देखा कि ग्लूकोज में तो 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम है, 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम है, मतलब ग्लूकोज 16 आइसोमर्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तो 16 में से हमारा ग्लूकोज एग्जैक्टली है कौन सा, तो हमारा डी ग्लूकोज एग्जैक्टली कौन सा स्ट्रक्चर है, ये 16 स्ट्रक्चर में से, तो ये 16 स्ट्रक्चर में से सिलेक्टिवली हमारे डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये पता लगाना, ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग वर्क था फिशर के लिए, और फिशर को वो चीज़ करने के लिए आसपास 3 साल का समय लगा, और 3 साल बाद उसने फिर इन 16 पॉसिबिलिटीज में से हमारे डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होगा वो बताया उसने 1891 में, और उसमें उसने बताया कि कैसे रहता होगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और कैसे होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बनाए थे फिशर ने ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो सर ये सबसे पहले ग्लूकोज डी ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर फिशर नाम के साइंटिस्ट ने बड़ी मुश्किल से 1891 में उसको प्रपोज्ड किया, और उस चीज़ के लिए उन्हें 1902 में
1902 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया कि ये 16 पॉसिबिलिटीज में से सिलेक्टिवली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डी ग्लूकोज का। तो उनने इतने सालों के बाद इस डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया। लेकिन सर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो डिटरमाइन किए, लेकिन ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा था, मतलब लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने पढ़े। तो ये जो फिशर ने हमें डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिए थे, तो ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा था और वो इंडिकेट करता था कि ग्लूकोज ये ओपन चेन में नहीं एग्जिस्ट करता होगा। और कहीं तो भी बात चल रही थी ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर में रहने की पॉसिबिलिटीज को। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया कि लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, कि ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन नहीं दे पाया, कार्बोनिल ग्रुप का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नहीं दिखा पाया, सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं दिखा पाया। तो सर ये सब चीजें कहीं तो भी इशारा कर रही थी कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर फिशर नाम के साइंटिस्ट ने दिया और रिंग स्ट्रक्चर और ओपन चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता होगा ग्लूकोज, और कहीं तो भी इशारा हो रहा था कि ग्लूकोज अब एग्जिस्ट करता होगा साइक्लिक फॉर्म में, रिंग फॉर्म में। और उसके बाद सर कलेक्टिवली 3 साइंटिस्ट जो थे और आसपास उनका 1895 में अगर हम लोग बात करते हैं, सो 1895 में 3 साइंटिस्ट थे, एक फिशर, दूसरा टॉलेंस और तीसरे थे हमारे पास में, तीसरे जो टेनरेट नाम के साइंटिस्ट थे। तो ये 3 साइंटिस्ट ने अब ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। तो अब ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है, तो अभी जो आपने फिशर ने जो हमें कॉन्फ़िगरेशन वाला स्ट्रक्चर दिया है CH2OH CHOH CHOH COHH, वैसे ही CHOH और वैसे यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन। कुछ साइंटिस्ट का कहना था, टॉलेंस का कहना था कि ये 5 मेंबर्ड रिंग रहता होगा। 5 मेंबर्ड मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब देयर शुड बी सम इंटरेक्शन बिटवीन C1 एंड C4। चौथे कार्बन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट होता होगा और माइग्रेट होने के बाद कुछ इस तरीके से हमें मिलता होगा ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर, ऐसे टॉलेंस का कहना था। मतलब पॉसिबिलिटी नंबर 1। तो अब ये ऑक्सीजन चौथे का 1 2 3 4 चौथे कार्बन का H निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये बन गया सर कितने मेंबर की रिंग, 1 2 3 4 5। सर 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन रिंग में रहना, 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन रिंग में रहना, मतलब ये कहीं तो भी इशारा कर रहा है 5 मेंबर्ड फ्यूरानोज के फॉर्म में। मतलब ग्लूकोज 5 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा C1-C4 इंटरैक्शन की वजह से, ऐसे टॉलेंस का कहना था। लेकिन हॉवर्थ नाम का साइंटिस्ट कहता है, हॉवर्थ नाम के साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस से बताया कि नहीं, देयर विल बी सम इंटरैक्शन बिटवीन C1 एंड C5, और C1 और C5 के बीच में इंटरैक्शन होता है। तो अब आपके पास में स्ट्रक्चर COHH CHOH COHH, वैसे ही CHOH, वैसे ही C यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर CH2OH। तो यहाँ पर कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, मतलब 6 कार्बन की रिंग बन रही है, 6 एटम्स की रिंग बन रही है। और 6 एटम की रिंग मतलब ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और हर एक कार्बन पर लगे हुए हैं ऐसे ही 2-2 एटम्स या 2-2 ग्रुप्स। तो ऐसे 6 मेंबर्ड पिरानोज फॉर्म में
ग्लूकोज एग्जिस्ट करता होगा। अब दोनों में कंपटीशन थी। टॉलेंस कहते थे कि 5 मेंबर्ड फुरानोस फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा, तो हॉवर्थ कहते हैं कि 6 मेंबर्ड पिरानोस फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा। तो ये हॉवर्थ ने ये पिरानोज स्ट्रक्चर का जो कंफर्मेशन दिया वो मिथिलेशन प्रोसेस से दिया और उसी को कहा जाता है हॉवर्थ मिथिलेशन प्रोसेस। सो the structure or the 6-membered ring of glucose, the 6-membered pyranose structure of glucose was confirmed by Haworth by the process known as Haworth मिथिलेशन प्रोसेस। तो देखो अभी हम लोग कैसे हॉवर्थ हमें बताता है कि ग्लूकोज 6 मेंबर्ड रिंग में ही क्यों एग्जिस्ट करता है। मतलब सर 5वें कार्बन का ही OH क्यों इन्वॉल्व होता है, तो उसका हिसाब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो अभी मैं एक तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज ड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज। रिएक्शन तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज भी दे सकता है, रिएक्शन बीटा डी प्लस ग्लूकोज भी दे सकता है। बीटा डी प्लस ग्लूकोज हालांकि ज़्यादा स्टेबल है। अब आपको स्ट्रक्चर कैसे क्या ड्रॉ करना है वो देखना है। तो मैं यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करता हूँ, लेकिन पिरानोज फॉर्म में नहीं या फुरानोज फॉर्म में भी नहीं। सो साइक्लिक फॉर्म में ही ड्रॉ करता हूं मैं CHOH CHOH। देख लो मैं कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, OH H CHOH और वैसे ही C डबल बॉन्ड OH। अब यहां पर मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें कार्बन का ऑक्सीजन OH इन्वॉल्व कर देता हूं मैं रिंग फॉर्मेशन में, तो ये बन जाता है सर मेरे पास में स्ट्रक्चर। लेकिन दोस्तों ये जो कार्बन है ये एसिटल वाला कार्बन है, हेमी एसिटल वाला कार्बन है। तो हेमी एसिटल वाला जो कार्बन होता है और उसका जो OH होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। चाहे तो मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, चाहे तो मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, ये आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, चाहे तो मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये फर्स्ट कार्बन का OH राइट हैंड साइड में है, मतलब बिलो द प्लेन, H अबाउ द प्लेन। यहाँ पर राइट हैंड साइड में है मतलब बिलो द प्लेन, सो OH H। यहाँ पर वैसे ही H ऊपर OH नीचे, यहाँ पर वैसे ही OH नीचे, सॉरी H आ जाएगा नीचे, OH ऊपर, यहाँ पर OH नीचे, H ऊपर, यहाँ पर CH2OH ऊपर और H नीचे। तो ये भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये जो कार्बन होता है ना दोस्तों, इसको कहा जाता है हेमी एसिटल कार्बन। और हेमी एसिटल कार्बन का जो OH है, वैसे ये भी कार्बन पर OH है, ये भी कार्बन पर OH, ये भी कार्बन पर OH, ये भी कार्बन पर OH, लेकिन हेमी एसिटल के कार्बन पर जो OH है वो OH ज़्यादा रिएक्टिव हम लोग दिखाएंगे। तो ये H और OH बाकी HOH से डिफरेंट है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, पहले कार्बन और के H और OH को मैं थोड़ा सा रिंग के ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि वो थोड़े से अलग दिखते हैं सर। सो HOH। अब ये अल्फा है, बीटा है, तो डिपेंड करता है सर जब आप रिंग स्ट्रक्चर आप उसका ड्रॉ करते हो तो उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अगर ये OH लेफ्ट हैंड साइड में, H राइट हैंड साइड में लिखते हो तो ये बीटा बन जाएगा। तो जैसे आपको लिखना है वैसे लिखो, अल्फा लिखो, ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो या ऐसे पिरानो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कैसे भी स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं हॉवर्थ, तो इस अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की रिएक्शन करते हम लोग CH3 मतलब मिथिल अल्कोहल के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ HCl, एसिड के प्रेजेंस में। तो एसिड के प्रेजेंस में जब आप लोगों ने मिथिल अल्कोहल की रिएक्शन किए तो अब ये मिथिल अल्कोहल का H और इसके बीच में हो जाती है इंटरेक्शन। तो इनके बीच में जब इंटरेक्शन होगी तो अब ये OH और ये H जब निकल जाएगा तो अब आप लोगों को मिलता है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर। C क्या निकल रहा है बाहर, यहाँ पर HOH मतलब -H2O। तो ये अभी स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, H। यहाँ पर O के साथ में कौन आ जाएगा, CH3 मिथॉक्सी ग्रुप। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज CHOH COHH, वैसे ही CHOH और वैसे ही यहाँ पर CH, इसके बीच में मैंने बना दिया रिंग और यहाँ पर फिर से नीचे लिखा मैंने CH2OH।
सर अभी सिर्फ अल्फा पोजीशन पर ही मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, सो अल्फा ओ मिथॉक्सी, सो अल्फा ओ या फिर सिंपली ओ मिथॉक्सी लिख सकते हो, या अल्फा ओ मिथॉक्सी या ओ मिथॉक्सी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं सर, ये ज्यादा रिएक्टिव जो पहले कार्बन का OH था उसके साथ में एसिडिक मीडियम में आपने मिथिल अल्कोहल की रिएक्शन की है। अब मैं क्या करता हूं, मैं उसकी रिएक्शन फिर से डाइमिथिल सल्फेट के साथ में करता हूं, CH3 ट्वाइस SO4, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। और ये स्ट्रॉन्ग बेस रहने की वजह से ये OH माइनस ये H प्लस के साथ में भी इंटरैक्शन हो सकता है, ये H प्लस के साथ में भी इंटरैक्शन हो सकता है, और ये बाकी सभी H प्लस के साथ में इंटरैक्शन हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो OH माइनस इनके आसानी से इनके H प्लस को बाहर निकाल सकता है। सर यहाँ पर ऐसा कोई इनके H प्लस को निकालने के लिए कोई बेस वगैरह आप लोगों ने ऐड नहीं किए थे, तो ये सिर्फ उसी के साथ में रिएक्ट होता था जो ज़्यादा रिएक्टिव अल्कोहलिक ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने से OH माइनस कैन अटैक ऑन ऑल द OH ग्रुप एंड OH माइनस क्या करेगा, उनके H प्लस को निकाल देगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर जब निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो यहां से CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में जब अटैक करता है तो ऊपर का पोर्शन तो जैसे के वैसे ही रखना है मुझे। देखते जाओ मैं स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये रहा हमारा, अब सभी कार्बन पर रिएक्शन, सभी OH पर रिएक्शन हो रही है। सो CH2 O निकल जाएगा, O निकल गया, कौन आएगा, CH3 न्यूक्लियोफाइल के तौर पर OCH3। यहां पर भी वैसे ही H OCH3, यहां पर भी वैसे ही कि OCH3 H, यहां पर भी वैसे ही H OCH3। मतलब अर्थों पर तो मिथिल है ही, मिथॉक्सी ग्रुप है ही है, और मतलब ऑक्सीजन पर तो मिथॉक्सी ग्रुप है ही है, लेकिन साथ साथ फर्स्ट ये सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सो ऑक्सीजन पर तो है ही है, लेकिन साथ साथ सेकेंड थर्ड फोर्थ और सिक्स, सो ऑक्सीजन मिथॉक्सी, उसके बाद में 2 3 4 6 टेट्रा मिथॉक्सी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, या फिर आप लोग बीटा भी ले सकते थे। बन गया ये। अब ये बेसिक मीडियम में रहने की वजह से सभी के सभी OH क्या हो गए, रिएक्ट हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं सर, इसको डाइल्यूट HCl के साथ में हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। डाइल्यूट HCl के साथ मैं इसका क्या करता हूं, हाइड्रोलिसिस करता हूं। तो डाइल्यूट HCl के साथ में अगर मैं उसका हाइड्रोलिसिस करता हूं तो अभी सिर्फ रिएक्शन होगी हेमी एसिटल कार्बन पर ही, जिसको कहा जाता है डी मिथिलेशन। सो ओनली दिस OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप विल रिएक्ट। तो यहां पर क्या होगा फिर, तो यहां पर फिर से आपका जैसे पिक्चर था जैसे के वैसे आ जाएगा, डी मिथिलेशन, मतलब मिथिल ग्रुप निकाल देना है, OH ये H बाहर क्या निकलेगा, CH3Cl, बाकी पिक्चर जैसे के वैसे ही CH O CH3 C O CH3 H, वैसे ही CH O CH3, वैसे ही CH, यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर CH2 O CH3। तो अब सर हमारे पास में क्या रहा, सिर्फ दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें का, दूसरे सेकेंड थर्ड फोर्थ, सो 2 3 4 6 टेट्रामिथॉक्सी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये कंपाउंड मिल गया। अभी ये डाइल्यूट HCl जो आप लोगों ने यूज किए, ये डाइल्यूट HCl क्या करता है, ये डाइल्यूट HCl में प्रेजेंट है वाटर, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर हियर द रिंग ओपनिंग विल टेक्स प्लेस।
रिंग ओपनिंग शुरू हो जाएगी। रिंग ओपनिंग किस तरीके से यहाँ पर होगा, सो यहाँ पर देखो, अभी पहली स्टेप जगह कम पड़ेगी तो मैं पहले फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज लिखे, पहले कार्बन का H और OH आपने रिंग के बाहर दिखाए, क्योंकि सर वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की लोन पेयर उसके साथ कॉन्जुगेशन में है, इसीलिए वो ज़्यादा स्टेप मतलब ज़्यादा रिएक्टिव हम लोग कह सकते हैं। सो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद में अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जो है मिथिल अल्कोहल के साथ में उसकी रिएक्शन की एसिडिक मीडियम में, तो सिर्फ बाहर वाले हेमी एसिटल कार्बन पर रिएक्शन हुई और वहीं पर मिथिल ग्रुप जाकर बैठ गया। मिथिलेशन भी कह सकते हैं आप लोग, हाइड्रोजन निकालकर मिथिल लगाना, तो मिला आपको ऑक्सीजन मिथॉक्सी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, या फिर 1 मिथॉक्सी भी आप लोग कह सकते थे। बाद में मैंने स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में डाइमिथिल सल्फेट के साथ में उसका मिथिलेशन किया, तो ऐसा करने के कारण जितने भी OH हमारे पास में थे जो कम रिएक्टिव दिख रहे थे, वो कम रिएक्टिव कार्बन के OH भी अब इस स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में मिथिलेशन हुए और आपको मिला सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 6 कार्बन का भी हाइड्रोजन, OH का हाइड्रोजन निकलकर CH3 आया, मतलब ऑक्सीजन मिथॉक्सी 2, 3, 4, 6 टेट्रा मिथॉक्सी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे 1, 2, 3, 4, 6 पेंटा मिथॉक्सी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ऐसा भी लिखा जा सकता था। और अब डाइल्यूट HCl के साथ में जब आप उसको रिएक्ट करते हो तो सिर्फ हेमी एसिटल वाला जो मिथॉक्सी ग्रुप है उसका होगा डिमिथिलेशन, CH3Cl बाहर निकल जाएगा और OH जैसे के वैसे रिटेन हो जाएगा। अब आपने डाइल्यूट HCl लिए हो, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर जगह कम पड़ेगी इसीलिए। अब आपने डाइल्यूट HCl लिए हो, इसका मतलब सिस्टम में वाटर प्रेजेंट है, और सिस्टम में यदि वाटर प्रेजेंट है दोस्तों तो रिंग को ओपन करने का काम करता है, जो मैंने आप लोगों को बताया था म्यूटा रोटेशन में कि कैसे वाटर रिंग ओपनिंग का काम कर सकता है। तो यहाँ पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिंग ओपनिंग विल टेक्स प्लेस, और रिंग ओपनिंग जब होगी तो देखो अभी किस तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर से मैं वही स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहा हूं, CHOH, वैसे ही यहां पर CHOCS3, COCS3H दिख रहा है आप लोगों को, हाँ। उसके बाद में CHOCS3 और वैसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद में CH यहाँ पर ऑक्सीजन और नीचे लिखा CH2OCS3, यही था आपका कंपाउंड जो तैयार हुआ। 2, 3, 4, 6 टेट्रामिथॉक्सी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज या बीटा भी ले सकते थे आप, ठीक है। ये हो गया सर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर देयर विल बी रिंग ओपनिंग, कैसे होती है म्यूटा रोटेशन वाला वीडियो आप लोग देख लो, वहां पर मैंने बताया कि कैसे रिंग ओपनिंग होती है। अब रिंग ओपनिंग जब होगी तो वापस अब आपका मॉलिक्यूल किस तरीके से, सो अब ये इस तरीके से CH, मैं रिंग ओपनिंग कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ, CHOCS3, COCS3H, CHOCS3, CH और यहां पर CH2OCS3, रिंग ओपनिंग हुई, ऑक्सीजन आया यहां पर, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के साथ में क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा OH, और यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। तो ये बन गया आप लोगों का ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर, अब ओपन चेन स्ट्रक्चर को नाम भी दे सकते हो आप लोग, ये ग्लूकोज था तो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, सो 2, 3, 4, 6, ठीक है ना, टेट्रा मिथॉक्सी ग्लूकोज भी आप लोग उसको कह सकते हो। तो अब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर जब बना वाटर के प्रेजेंस में, तो मैं अब इसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में ऑक्सीडाइज करता हूँ, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब मैं उसका ऑक्सीडेशन करूँगा तो मुझे 2 तरीके के कंपाउंड मिलते हैं वाया इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट रहता है, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या करता है,
ये अल्डिहाइडिक ग्रुप को तो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा, साथ साथ सर ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। सेकेंडरी मतलब ऐसा कार्बन जो दो दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है और सेकेंडरी कार्बन पर OH है। सो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अल्डिहाइडिक ग्रुप को तो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा। अल्डिहाइडिक ग्रुप जब ऑक्सीडाइज होता है दोस्तों तो बन जाता है COOH और साथ साथ वो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। बाकी पिक्चर एज इट इज, OCH3H CH OCH3 और यहाँ पर भी हो गया ऑक्सीडेशन, HH निकल जाएगा बाहर, मतलब -H2O और H2O बाहर निकलने के बाद मिल जाएगा कुछ ऐसे कंपाउंड, नीचे CH2OCH3। तो ये मिल गया सर कीटो ग्लूकोनिक एसिड है। तो ग्लूकोनिक एसिड ही है ना यार, अगर ये C डबल बॉन्ड वो नहीं रहता और यहाँ पर OCH3 नहीं रहता, ये ग्लूकोनिक एसिड ही रहता। सो ग्लूकोनिक एसिड ही है, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे और छठवें कार्बन पर 2 3 4 6 टेट्रामिथॉक्सी है। टेट्रामिथॉक्सी कौन से कार्बन पर हो? कीटो ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए कीटो ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ये मिल गया आप लोगों को कंपाउंड। ये इंटरमीडिएट है दोस्तों, ये इंटरमीडिएट तैयार होता है। अब ये इंटरमीडिएट जब तैयार हुआ तो अब इसके बाद में दो पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। दो तरीके के प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। यदि C1 और मतलब यहां पर मतलब किस तरीके के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, अगर आप कहते हो कि 6 मेंबर्ड रिंग है, तो 6 मेंबर्ड रिंग है तो 1 2 3 4 5 कार्बन, पांचवें कार्बन तक रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 कार्बन लिंक होने चाहिए और एक ऑक्सीजन, मतलब पांचवें और छठवें कार्बन के बीच में क्लीवेज। सो C5 C6 क्लीवेज यदि होता है तो ऐसे केसेस में हमारा कंपाउंड कैसे रहता होगा? 6 मेंबर्ड फॉर्म में। और यदि सर चौथे और पांचवें कार्बन के बीच में यदि क्लीवेज होता है तो ये पूरा पार्ट बाहर निकल जाएगा। रिंग किन के बीच में बनेगी? 1 2 3 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, मतलब C4 C5 यदि लिंक के मतलब क्लीवेज अगर होता है तो ऐसे केसेस में हम कह सकते हैं कि सर इट इज इंडिकेट्स 5 मेंबर्ड फुरानो स्ट्रक्चर। अब हम लोगों ने जब रिएक्शन देखे, प्रोडक्ट जब देखे, तो मुझे किस तरीके से प्रोडक्ट मिले। सो यहां पर क्या होगा, अगर C5 C6 लिंक अगर क्लीवेज होता है तो C5 C6 क्लीवेज यदि होता है तो ऊपर का पोर्शन C डबल बॉन्ड O OH CH OCH3 COCH3 H CH OCH3 और C डबल बॉन्ड वो कीटोनिक ग्रुप है, डेफिनेटली वो भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा? COOH। सर दो COOH प्रेजेंट है, मतलब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कितने कार्बन? 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन रहने वाला, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड। और ये जो ग्लूटेरिक एसिड है यहाँ पर दूसरे तीसरे चौथे कार्बन पर, मतलब ट्राइमिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी, पोजीशन नहीं लिखता, ट्राइमिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड। और उसके बाद यदि सर C4 और C5 के बीच में यदि लिंकेज होता है, बचा हुआ प्रोडक्ट क्या मिलता है उसमें हमारा फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं। बचा हुआ प्रोडक्ट क्या है उसमें हमारा फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं। अभी यदि C4 और C5 अगर लिंकेज होता है तो क्या पॉसिबिलिटी है? C डबल बॉन्ड O OH CH OCH3, वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा OCH3, यहाँ पर H, वैसे ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा CH OCH3। 1 2 3 4 चौथे और पांचवें कार्बन के बीच में अगर क्लीवेज होता है तो सर ये पांचवें कार्बन पर क्या लगा है? मिथॉक्सी ग्रुप। तो ये पूरा का पूरा चौथा कार्बन जो है ये पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज्ड होकर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O OH। मिथॉक्सी मिथॉक्सी 2 है, डाइमिथॉक्सी कितने कार्बन? 1 2 3 4, मतलब इसको कहा जाता है सक्सिनिक एसिड। तो यहां पर ये जो आपको प्रोडक्ट मिलता है ट्राइमिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड, ये प्रोडक्ट मिलना मतलब अगर C4 C5 लिंकेज होता है तो ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए।
और C5C6 क्लीवेज यदि होता है तो ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए। C5C6 क्लीवेज कब होगा? C5C6 क्लीवेज अगर होगा तो डेफिनेटली 1 2 3 4 5 पहले और पांचवें कार्बन के बीच में लिंक बनेगी ऑक्सीजन के थ्रू, पिरानोज फॉर्म इंडिकेट करता है। सर ये ट्राइमिथॉक्सीग्लूटेरिक एसिड का मिलना ये इंडिकेट करता है आखिरी पोजीशन पर COOH यहाँ पर दिखना, पांचवें पोजीशन पर वो इंडिकेट करता है कि पांचवें कार्बन का OH ही इन्वॉल्व रहता होगा रिंग फॉर्मेशन में। ये भी मिल सकता था लेकिन ये नहीं मिल रहा सर, ये कंपाउंड मिल रहा है। ये कंपाउंड मिल रहा है मतलब C5C6 के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, और C5C6 के बीच में बॉन्ड टूटता है तो 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन के साथ अब वो 6 मेंबर्ड रिंग बना सकता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइमिथॉक्सीग्लूटेरिक एसिड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ OH at 5th carbon, and that OH of 5th carbon should be involved in ring formation, and this confirms the 6-membered pyranose form of glucose. So this is all and all about the ring size determination of glucose. So now this is all about the unit number 2 of organic chemistry, which consists of 2 lessons. First, organic synthesis via enolates, और ये second, carbohydrate. So today we have to stop here. Thank you so much.